स्वागत है आप लोगों का दोस्तों टेट क्लियर चैनल में। और मेरा नाम है वैभव शर्मा। कल मैंने अंतिम में एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों से पूछा था। वो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे रहा। अभिक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि ऑप्शन ए है विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। ऑप्शन बी है सामग्री बहुत रोचक होती है। ऑप्शन सी है सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन डी है सामग्री बहुत आकर्षक होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखेंगे, एक कक्षा में हम देखेंगे कि कौन सा बालक किस प्रकार से सीख सकता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा दृश्य सामग्री के माध्यम से सीखता है, कोई होगा कि जो श्रवण सामग्री के माध्यम से सीखता है, उसको हम अगर उसी हिसाब से सिखाएंगे तो वो बच्चा अपनी गति से सीख सकता है। तो आज हम नए क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे रहा। पहला प्रश्न क्या कर रहा है? सीखने में करना कौन से पक्ष से संबंधित है? सीखने में करना कौन से पक्ष से संबंधित है? ऑप्शन ए है सीखने का गतिक क्षेत्र। ऑप्शन बी है सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। ऑप्शन सी है सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र। ऑप्शन डी है सीखने का भावात्मक क्षेत्र। तो पूछ रहा है सीखने में करना। करना आपको करना देखने से ही पता चल रहा होगा कि सीखने के गतिक क्षेत्र से संबंधित होगा, क्योंकि सीखने के व्यवहारिक क्षेत्र अगर रहता तब न मनोवैज्ञानिक क्षेत्र होता। और संज्ञानात्मक क्षेत्र तो होगा नहीं, क्योंकि संज्ञान से तात्पर्य बुद्धि से हो जाता है। सीखने का भावात्मक क्षेत्र भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट, सीखने का गतिक क्षेत्र सीखने में करना से संबंधित है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। जेम्स ड्राइवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? ऑप्शन ए है अशुद्ध विज्ञान। ऑप्शन बी है आंशिक विज्ञान। ऑप्शन सी है शुद्ध विज्ञान। ऑप्शन डी है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। तो जेम्स ड्राइवर ने मनोविज्ञान के किस प्रकार का विज्ञान कहा है? जेम्स ड्राइवर ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान कहा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जेम्स ड्राइवर का एक कथन है दोस्तों, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। जेम्स ड्राइवर ने क्या कहा था? जेम्स ड्राइवर ने कहा था कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। मतलब बाल मनोविज्ञान क्या है? जिसमें बच्चा जब से पैदा हुआ और जब तक किशोर हो गया, उन सभी का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? मतलब बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है वो सबसे पहले कौन से मनोवैज्ञानिक द्वारा बताई गई? ऑप्शन ए है कोहलर ने। ऑप्शन बी है फ्रायड ने। ऑप्शन सी है रूसो ने। ऑप्शन डी है स्किनर ने। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, रूसो ने। रूसो ने दोस्तों पहली बार मनोवैज्ञानिकों को बताया कि बाल केंद्रित शिक्षा दी जानी चाहिए। रूसो की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, वो आप लोग याद कर लीजिए। जैसे एमिल है, इकोनॉमिक पॉलिटिक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये सब रूसो की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये सब आप लोग याद कर लीजिए, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली होता है? मतलब कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली है? ऑप्शन ए है प्राचीन अनुबंधन। ऑप्शन बी है क्रिया प्रसूत। ऑप्शन सी है सूझ का सिद्धांत। ऑप्शन डी है स्वतः अधिगम। तो ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली होता है, ये कहता है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जैसा कि आप लोग जानते होंगे, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया है? बीएफ स्किनर ने। बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है, जिन्होंने अपना प्रयोग चूहों पर किया था। स्किनर का मत यह था कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो वह संतोष देती है, और यह संतोष
हमें क्रिया को करने के लिए बल देता है। इसमें पुनर्बनन को भी बल मिलता है, उन्होंने कहा था। और क्या क्या कहा था, और यह सिद्धांत जो होता है वो जटिल व्यवहार और मानसिक रोगियों को वंचित व्यवहार को सीखने के लिए सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ। मतलब 1912 में आप बताइए कौन सा संप्रदाय आया। ऑप्शन ए है गेस्टाल्ट संप्रदाय, ऑप्शन बी है प्रेरक संप्रदाय, ऑप्शन सी है मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय, ऑप्शन डी है सहचारवाद संप्रदाय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय दोस्तों 1912 में आया था। गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक कई हैं जो जर्मनी से चालू हुई गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, और इसको सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, मैक्स वर्दीमर ने 1912 में। इस संप्रदाय में कुछ और मनोवैज्ञानिक थे, दो मनोवैज्ञानिक बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप लोग भी याद कर लीजिए। पहले का नाम था कर्ट और दूसरे का नाम था कोफा। कोहलर भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अभिवृत्ति मापन की सीमेंटिक डिफरेंशिएशन स्केल किसने प्रतिपादित की। 6 क्या कह रहा है, अभिवृत्ति मापन की सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल किसने प्रतिपादित की। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है थर्स्टन, दूसरा है ऑसगुड, तीसरा है किलपैट्रिक और चौथा ऑप्शन डी वाला है लिकर्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑसगुड। ऑसगुड कौन थे, ऑसगुड एक भाषा मनोवैज्ञानिक थे। आप लोगों को बता दें कि उन्होंने 1954 में एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है ऑसगुड श्राम का संचार प्रारूप। ठीक, की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन ए है घर पर अनुकूल वातावरण देना, ऑप्शन बी है बच्चों के मित्रों पर निगरानी रखना, ऑप्शन सी है नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करना, ऑप्शन डी है शिक्षण की उपयुक्त विधियाँ। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज राइट, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। जब बच्चे का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे तो हमको पता चल पाएगा कि बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक कक्षा में विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, दूसरा है चर्चा करना, तीसरा है कहानी कहना, चौथा है प्रश्न पूछना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को। तो आप लोगों को चारों ही ऑप्शन इसमें सही लग रहे होंगे। अगर उपयुक्त सही रहता विकल्प में तो उपयुक्त सही को हम लोग सही मानते, मगर इसमें सबसे ज़्यादा क्या सही होगा, सबसे ज़्यादा सही होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछते रहेंगे तो अंतःक्रिया होती रहेगी शिक्षक और जो शिष्य है उसके बीच। ठीक, तो अब हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 9वां क्वेश्चन है अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति क्या है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी आपकी दिखाती है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, व्यक्ति की बीजभूत क्षमताओं को जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति के योग्यता का परिचायक है जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण ज्ञान व कौशल से सीखा जा सकता है। तो अभिवृत्ति क्या है, अभिवृत्ति ऑप्शन ए होगा राइट। अभिवृत्ति एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी को दिखाती हो। ठीक, अभिवृत्ति ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रुचि ध्यान की माँ है,
किसका कथन है? देखिए कितना अच्छा कथन है, रुचि ध्यान की माँ है। आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है भाटिया, ऑप्शन बी है मैकडूगल, ऑप्शन सी है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन डी है स्किनर। रुचि ध्यान की माँ है, ये किसने कहा? ये कहा मैकडूगल ने। आप लोग याद कर लीजिए, ये कथन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। रुचि ध्यान की माँ है, ये मैकडूगल ने कहा। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। मूल प्रवृत्तियाँ सब उन्होंने बताया कि ये सारी मूल प्रवृत्तियाँ संवेगों से संबंधित होती हैं। संवेग यानी इमोशन, यानी आपके अंदर की भावनाएं। ठीक, अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आदतें जन्मजात होती हैं, बी है मूल प्रवृत्तियों की तरह आदतें भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती हैं, सी है आदतें निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति होती हैं, डी है व्यक्ति में यदि कोई बुरी आदत निर्माण हो गई है तो वह बुरी आदत से आसानी से छुटकारा पा जाता है। ये तो एकदम नहीं होगा डी वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आदतें जन्मजात होती हैं। ये यहाँ पे पूछा है कि कौन सी नहीं सही है, तो आदतें जन्मजात होती हैं, यही उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आदतें जन्मजात नहीं होती हैं। आदतें क्या होती हैं? धीरे धीरे करने पे कोई काम को अगर हम रोज़ रोज़ करेंगे तो उसकी आदत हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रुचि के संप्रत्यय में 3 प्रमुख पक्ष को बताइए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है वंशानुक्रम मूल प्रवृत्ति विचार, ऑप्शन बी है जानना अनुभव मूल प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन सी है ज्ञानात्मक क्रियात्मक भावात्मक, ऑप्शन डी है वंशानुक्रम क्रियात्मक अनुभव करना। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानात्मक क्रियात्मक और भावात्मक। यही 3 पक्ष होते हैं किसके? रुचियों के। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? रुझान व मनोवृत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? रुझान और मनोवृत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है मनोवृत्ति वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होती है, ऑप्शन बी है दोनों वातावरण से प्रभावित होती है, ऑप्शन सी है दोनों के बनने पर अकस्मात या तत्कालीन विशेष प्रभाव डालते हैं, ऑप्शन डी है अध्यापक दोनों के विकास पर सहायता हो सकता है। इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो मनोवृत्तियाँ वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होती हैं, ये बात सही नहीं है। क्योंकि मनोवृत्ति जो होती है वो वंशानुक्रम से भी प्रभावित होती है। आप अपने माता पिता या किसी भी अन्य की तरह हो सकते हैं। हो सकता है कि जिसके माता पिता को ज़्यादा गुस्सा आता हो उसका बच्चा भी अधिक गुस्सा वाला हो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब हम लोग 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है आत्मसंप्रत्यय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 14वां क्वेश्चन है आत्मसंप्रत्यय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है परिपक्वता एवं आत्मसंप्रत्यय में कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन बी है व्यक्ति अपने आत्मसंप्रत्यय के अनुसार ही संसार के प्रति प्रतिक्रिया करता है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है योग्यता के संबंध में यदि आत्मप्रत्यय ऊंचा हो तो योग्यताएं उच्चता की ओर होती हैं, ऑप्शन डी है आकांक्षा का स्तर, ऑप्शन डी है आकांक्षा का स्तर। जैसे अगर आकांक्षाओं का स्तर होता है, आप लोग जानते हैं यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हो गया है, आकांक्षा का स्तर वास्तविक होने पर